Hello students, welcome back to my channel Accounting Masterclass FHI। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज हम उसकी थोड़ी इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारी डेफिनेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन सेक्शन 2 अंडर सेक्शन H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दे रखी है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। जो कोई भी एग्रीमेंट हम लॉ के द्वारा कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हैं उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ए ने बी को बोला आई विल सेल यू माई बाइक फॉर 15,000। बी ने बोला ठीक है, मैं परचेज करूँगा 15,000 में तुम्हारी बाइक। ठीक है स्टूडेंट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सबसे पहले तो ये एक एग्रीमेंट बना क्योंकि इसमें ऑफर है और एक्सेप्टेंस है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया, चलिए समझते हैं। सपोज अगर ए ने प्रॉमिस कर दिया मैं तुम्हें बाइक बेचूंगा, और बी ने प्रॉमिस किया मैं तुमसे ये बाइक खरीदूंगा, और फिर बाद में ए ने मना कर दिया बाइक बेचने से, या तो बी ने बाइक लेने के बाद उसको पेमेंट नहीं करी, ए को पेमेंट करने से रिफ्यूज कर देता है, तो उस केस में जो ए है वो कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। हाँ भाई, मैंने इसको बाइक बेचा और उसने मुझे पेमेंट नहीं करी, मेरी पेमेंट मुझे दिलवाओ। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट कि वो बी को कोर्ट में लेके जा सकता है। अब हर कॉन्ट्रैक्ट और हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। सपोज ए ने बी को बोला कि तुम आज मेरे घर डिनर में आना। उसने डिनर करने के लिए इनविटेशंस दी और बी ने उसे एक्सेप्ट की। क्या की? एक्सेप्ट की, मैं डिनर पे आऊँगा, और बी किसी कारण के वजह से डिनर पे नहीं आ पाया। तो इस केस में ए कोर्ट में नहीं जा सकता कि मैंने उसे डिनर के लिए बुलाया, उसने नहीं आया, क्योंकि उसमें एग्रीमेंट तो था बट उसमें कोई इंटेंशंस नहीं थी लीगल रिलेशंस बनाने की। वो एक सोशल ओब्लिगेशंस बना रहे थे। उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है, उस केस में बस एक एग्रीमेंट रह जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। An agreement becomes enforceable by law when it fulfills certain conditions. These conditions, which may be called the essential elements of a contract, are explained below. First element is offer and acceptance. There must be a lawful offer by one party and a lawful acceptance of the offer by the other party or parties. एक पार्टी उसे लॉफुल ऑफर करेगा। क्या करेगा? एक पार्टी उसे लॉफुल ऑफर करेगा और दूसरा पार्टी, अदर पार्टी, उसे लॉफुल एक्सेप्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या है? पहले है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर है और एक्सेप्टेंस है। एग्रीमेंट किससे होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से होता है। फॉर एग्जाम्पल, A offers to sell his bike to B for Rs 50,000. B accept the offer. एक चीज याद रखना, कभी भी एग्रीमेंट में खुद को ऑफर देके खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता। There must be one party offer and accept other party. दूसरा क्या है? इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बनाने का इरादा।
There must be an intention among the parties that the agreement shall result in the create legal relation. पार्टीज के बीच ये इरादा होना चाहिए कि एग्रीमेंट के दौरान लीगल रिलेशंस बनाएंगे. An agreement to dine at a friend's house is not an agreement intended to create legal relations and is not a contract. कोई फ्रेंड के घर पर डिनर करने का एग्रीमेंट लीगल रिलेशंस बनाने के लिए की नहीं गई है. ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. बट an agreement to buy and sell goods or an agreement to marry are agreements intended to create some legal relationship and the therefore contracts. बट सामान खरीदना या बेचने का एग्रीमेंट या शादी करने का एग्रीमेंट कुछ लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए किए गए एग्रीमेंट है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी हैं. Next is lawful consideration. Subject to certain exceptions, an agreement is legally enforceable only when each of the parties to it gives something and gets something. एक एग्रीमेंट कानूनी रूप से तभी लागू करने के योग्य होता है जब एक पार्टी कुछ देता है और एक पार्टी कुछ लेता है. Agreement to do something for nothing is usually not enforceable by law. बिना कुछ लिए कुछ करने का एग्रीमेंट आमतौर पर कानून इसको लागू नहीं करता. द समथिंग गिवन और ऑब्टेन इज कॉल्ड कंसाइडरेशंस. जो कुछ दिया या लिया जाता है उसे कंसाइडरेशंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कंसाइडरेशंस. एग्जाम्पल के तौर पे ए बाइक बेचा बी को और बी के पास बाइक के बदले क्या लिया? पैसे लिया. बी के पास ए क्या लिया? पैसे लिया. Next is capacity of parties. The parties to an agreement must be legally capable of entering into an agreement, otherwise it cannot be enforced by a court of law. किसी पार्टी को एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए कैपेबल होना चाहिए. Want of capacities arise from minority, lunacy, idiocy and drunkenness and similar other factors. इस एग्रीमेंट में माइनॉरिटी, लुनासी, आइडियोसी, ड्रंकनेस को छोड़ने के बाद दूसरे लोग इस एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं. If any of the parties to the agreement suffers from any such disability, the agreement is not enforceable by law except in some special cases. जब एग्रीमेंट का कोई भी पार्टीज किसी डिसेबिलिटी से पीड़ित हो तो कुछ स्पेशल केस को छोड़कर एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट है free consent. In order to enforceable, an agreement must be based on the free consent of the parties. There is absence to genuine consent if the agreement is induced by coercion, undue influence, mistake, misrepresentations and fraud. A persons guilty of coercion, undue influence, etc. cannot enforce the agreement. The other party can enforce it subject to rules and laid down in the act. जब एग्रीमेंट कोई जबरदस्ती या गलती से, गलत बयान से, ऑनड्यू इन्फ्लुएंस और धोखाधड़ी से या तो जबरदस्ती से एक पार्टी दूसरे पार्टी को एग्रीमेंट के लिए एनफोर्स नहीं कर सकता, धोखाधड़ी से या जबरदस्ती से वो एनफोर्स नहीं कर सकता. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक्स ने वाई को धमकी दी, तू मुझे तेरा बाइक नहीं बेचा तो तुझे मैं मार दूंगा. तो वाई ने डर के मारे उसे कहा ठीक है, आई विल सेल यू माई बाइक. उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि जो एक्स है उसका कंसेंट फ्री नहीं है. एक्स ने वाई को जबरदस्ती धमकी देकर ही वो काम करवाया गया है.
ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों पार्टीज का फ्री कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज legality of the object. The object of which agreement has been entered into must not be illegal or immoral or opposed to the public policy. जिस उद्देश्य के लिए एग्रीमेंट किया गया है वो इलीगल या तो इमोरल पब्लिक पॉलिसी के विरोध नहीं होना चाहिए। Next is certainty. The agreement must not be vague. It must be possible to ascertain the meaning of the agreement, for otherwise it cannot be enforced. एग्रीमेंट छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट का मीनिंग सुनिश्चित करना संभव होना चाहिए। सुनिश्चित करना एग्रीमेंट का मीन्स उसको बताना जरूरी है आप दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट है, नहीं तो इसको लागू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। द एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। ए प्रॉमिस टू डू एन इम्पॉसिबल थिंग कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। एग्रीमेंट परफॉर्म्ड करने योग्य होना चाहिए। कोई इम्पॉसिबल काम करने का प्रॉमिस पूरा नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या है वॉइड एग्रीमेंट्स। एन एग्रीमेंट सो मेड मस्ट नॉट हैव बीन expressly declared to be void under Indian Contract Act. There are 5 categories of agreement which are expressly declared to be void. There are इस प्रकार किए गए एग्रीमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत किसके तहत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत स्पष्ट रूप से वॉइड घोषित नहीं किया जाना चाहिए। एग्रीमेंट की 5 कैटेगरीज हैं जिसको क्लियर करने के लिए वॉइड बोला गया है। फर्स्ट इज एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट टू मैरिज। शादी को रोकने के लिए सहमति। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। व्यापार में रोक लगाने पर सहमति। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ प्रोसीडिंग। कार्यवाही को रोक लगाने पर सहमति। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट हैविंग अनसर्टेन मीनिंग। एग्रीमेंट का अर्थ अनिश्चित रहा है। नेक्स्ट इज वैगरिंग एग्रीमेंट। दाव लगाने का समझौता। उसके बाद राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट इन perfectly good contract except in those cases where writing and registration is required by some statute. ओरल कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है बट उन केस को छोड़कर जहां कुछ कानून द्वारा राइटिंग और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। इन इंडियन राइटिंग इज रिक्वायर्ड इन केस of lease, gift, sale and mortgage of immovable property, negotiable instruments, memorandum and articles of associations of the company etc. इंडिया में संपत्ति के पट्टे या गिफ्ट बिक्री और बंधक के मामले में राइटिंग आवश्यक है। राइटिंग जरूरी है। नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट कंपनी का MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस को राइट करना इत्यादि। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कमिंग विद इन द प्रीव्यू ऑफ सेक्शन 70 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट दैट इज मॉर्टगेज डीड्स कवरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 70 के दायरे में आने वाले डॉक्यूमेंट जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करने वाले बंधक काम के मामले में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। द टर्म्स ऑफ द ओरल कॉन्ट्रैक्ट आर समटाइम्स डिफिकल्ट टू प्रूव। ओरल कॉन्ट्रैक्ट की शर्त को साबित करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है।
Therefore, important agreement are usually entered into the writing even in case where writing is not compulsory. इसलिए इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट को आमतौर पर लिख कर रखे जाते हैं। यहाँ लिखना जरूरी नहीं था, फिर भी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट था तो इसको लिख कर रखे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशंस मिलेगा और मैं आपके लिए और भी वीडियो बना के इस चैनल में अपलोड करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।